हम फ्रॉम के अब तक के सबसे अहम एपिसोड्स में से एक पर बात करने वाले हैं। इस डिटेल्ड ब्रेकडाउन में हम ढेर सारी नई थ्योरीज देखेंगे और समझेंगे कि जूली की स्टोरी वॉकिंग योजना क्यों काम नहीं कर पाई, सोफिया का सारा पर इतना असर कैसे है, क्या यह सच में लेक ऑफ टीयर्स है, और 3 एपिसोड बीत जाने के बाद भी मैथ्यूज परिवार ने अपने घर के भूत के बारे में किसी से बात क्यों नहीं की। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी मदद कर दीजिए। ये सारे वीडियो मैं अकेला बनाता हूँ, लगभग एक पागल इंसान की तरह, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका हर एक इंटरेक्शन हमें इस शहर से बाहर निकलने के एक कदम और करीब ले जाता है। शेरिफ के ऑफिस में मैन इन येलो का सूट चर्चा का बड़ा विषय बन जाता है। दूसरी तरफ जेड उस मशरूम्स के कटोरे को देख रहा है। पिछले एपिसोड में विक्टर इन छोटे खंडहरों के पास इस सूट तक पहुंचा था। यही वह जगह है जहां मैन इन येलो ने सोफिया के कपड़ों से भरा सूटकेस जमीन में दबाया था। यह ऐसा आदमी है जिसे पहले से पता था कि वह यहाँ फिर लौटेगा। उसने पहले ही सारी तैयारी कर रखी थी। असल में मुझे लगता है कि अभी जो मैन इन येलो हमें दिख रहा है यह उसका असली रूप नहीं है। अपनी पहचान छिपाने के लिए वह हर चक्र में अपना रूप बदलता होगा, और मुझे लगता है कि वह यहाँ बिल्कुल शुरुआत से मौजूद है। हो सकता है ये छोटे खंडहर कभी उसका घर रहे हों, शायद 15वीं या 16वीं सदी से, वही सबसे पुरानी तारीख जो लाइट हाउस पर खुदी हुई मिली थी। मेरे हिसाब से वही इस अंतहीन चक्र की शुरुआत का संकेत है। इसी वजह से मेरे मन में एक सवाल आता है, सीजन 1 में जो वह जीव जूली से कहता है, क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, क्या वह 3 चक्र पहले का मैन इन येलो हो सकता है। हम जानते हैं कि एपिसोड 401 से जूली और मैन इन येलो का कोई पुराना संबंध है। बाद में विक्टर बताता है कि मैन इन येलो भी बाकी सबकी तरह एक कार में बैठकर शहर में आया था। उसने खुद को लोगों का दोस्त दिखाया, ठीक वही तरीका जो सोफिया भी इस्तेमाल कर रही है। मुझे लगता है यह खेल सदियों से चलता आ रहा है, इसीलिए सोफिया और मैन इन येलो अतीत की बातें जानते हैं, इसलिए वे ऐसी बातें कहते हैं जैसे यह मेरा पसंदीदा हिस्सा है। अब तक जिस एकमात्र किरदार के बारे में हम जानते हैं कि उसने पिछला चक्र सचमुच जिया है वह विक्टर है। जेड, टैबिथा और जूली ने भी पिछले चक्रों की झलक देखी है, लेकिन उन्होंने उन्हें जिया नहीं, उन्होंने उन्हें सपनों, विजन्स और स्टोरी वॉकिंग के जरिए महसूस किया। हेनरी इस पीले सूट को अपनी पत्नी मिरांडा की पेंटिंग से पहचान लेता है। हमने यह सीजन 3 में उसके बेसमेंट में देखा था। मिरांडा फ्रॉम टाउन पहुंचने से पहले ही वहां की तस्वीरें बना रही थी। उन तस्वीरों में बॉय इन व्हाइट भी था, जिसे हेनरी अभी खुद देख चुका है। वही लड़का जिसने कहा था कि समय बहुत कम है। मुझे एक बात बहुत दिलचस्प लगी, जेड और टैबिथा के अंदर क्रिस्टोफर और मिरांडा की यादें हैं। यह बात सिर्फ इसी कमरे में मौजूद लोग जानते हैं, और बॉयड कहता है इसे अभी यहीं तक रहने दो। कहानी लिखने के नजरिए से देखें तो शायद यह जरूरी है ताकि प्लॉट उसी दिशा में आगे बढ़े जैसा लेखक चाहते हैं। लेकिन यहीं से शो की सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक सामने आती है, आखिर ये लोग रोज पूरे शहर की बैठक क्यों नहीं करते, जो कुछ हो रहा है उसे मिलकर जोड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते। उदाहरण के लिए, अगर जूली को इस पीले सूट के बारे में पता ही नहीं चलेगा तो वह कैसे समझेगी कि अतीत में जिस आदमी को उसने देखा था वह शायद अभी इसी शहर में मौजूद है। सारा के घर में हम देखते हैं कि सोफिया उस डिब्बे को खोल रही है जिसमें केनी उसके लिए उसके पिता की कार से सामान लाया था। मैं यहाँ पिता शब्द को थोड़ा अलग अर्थ में कह रहा हूँ, क्योंकि वह उसका असली पिता था ही नहीं, वह पादरी डन था। डन शब्द का एक अर्थ अंधेरा भी होता है। सारा पूछती है कि इतने लोगों में से तुमने मेरे साथ रहना क्यों चुना। आखिर सारा वही है जिसने जेड के दोस्त टोबी को मार दिया था, अपने भाई को मारने की कोशिश की थी और एल्जिन को भी यातना दी थी। सोफिया कहती है क्योंकि उसे लगता है कि सारा दयालु है, लेकिन मुझे यह बिल्कुल सच नहीं लगता। सारा के साथ रहना सोफिया के लिए एकदम सही है, या कहूँ मैन इन येलो के लिए। पहली वजह, उसे पूरी निजता मिलती है। शहर का कोई भी इंसान सारा के पास आना नहीं चाहता। दूसरी वजह, उसे सारा तक आसान पहुंच मिल जाती है और वह उसकी टेलीपैथिक शक्ति को इस्तेमाल कर सकती है। सारा को एक इंसानी एंटीना समझिए। 4 सीजनों में हमने देखा है कि उसे अलग अलग संकेत मिलते रहते हैं जो उसे बहुत बुरे काम करने को कहते हैं। सारा ने खुद कहा है कि ये आवाजें अलग अलग रूप लेती हैं, लेकिन अभी तक हमें यह नहीं पता कि यह सब एक ही सत्ता कर रही है या कई अलग अलग शक्तियाँ उसे अलग दिशाओं में खींच रही हैं। लेकिन एक बात साफ है, उनमें से एक सोफिया है। हम देखते हैं कि सोफिया एक तरह की फुसफुसाहट वाली रस्म करती है और सारा के मन में उतर जाती है। जाहिर है सारा को यह आवाज सोफिया की तरह नहीं सुनाई देती, वरना उसकी चाल वहीं खुल जाती। वह सारा से एक बहुत साधारण काम करने को कहती है, डाइनर में रखी जग से पानी निकालो, एक घूंट पियो और फिर वही पानी वापस रख दो। इस काम का मकसद क्या है? सोफिया इसे अब्राहम और उसके बेटे वाली बाइबल की कहानी से समझाती है। वह सिर्फ यह जानना चाहती है कि सारा कितनी दूर तक जाने को तैयार है, लेकिन सारा के लिए यह बहुत क्रूर मानसिक खेल बन जाता है। अगर वह ऐसा नहीं करेगी तो हर दिन किसी ऐसे व्यक्ति को नुकसान होगा जिससे वह प्यार करती है, लेकिन अगर वह ऐसा कर देती है तो क्या पानी के जरिए पूरे शहर पर कोई बुरा असर पड़ सकता है? यही डर वह एल्जिन से कहती है। एल्जिन भी आवाजों के बारे में सब जानता है। किमोनो वाली औरत ने ही उसे फातिमा का अपहरण करने के लिए उकसाया था, लेकिन अपना काम निकलने के बाद वह गायब हो गई। सारा के साथ ऐसा नहीं हुआ। जब सारा मना कर देती है तो सोफिया अचानक मोटेल के पूल में गिर जाती है और उसका हाथ टूट
टूट जाता है। वह कहती है, ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया। अब सारा के मन में यह बात पक्की हो जाती है कि ये आवाजें असली हैं और इनकी धमकी भी असली है। लेकिन एक सवाल यहाँ बहुत बड़ा है, सोफिया को कैसे पता चला कि सारा ने पानी वापस रख दिया था? क्या वह बाहर से उसे देख रही थी या डाइनर में कोई और भी है जो उसके साथ काम कर रहा है? हम इतना जरूर जानते हैं कि डाइनर खुद किसी अलौकिक शक्ति से जुड़ा है। उसे ठीक वही समय और वही गाना चुनना आता है जो लोगों के मन से खेल सके, जैसे डैनी ओस्टा के साथ हुआ था जब सेंड इन द क्लाउन्स बजा था। एक और बात मेरे मन में है, क्या सोफिया यह शक्ति सिर्फ सारा पर इस्तेमाल कर सकती है या बाकी लोगों पर भी, या फिर सिर्फ सारा इसलिए क्योंकि उसका इस जगह से कोई खास रिश्ता है? जो भी हो, अब हमें सारा को पूरी तरह मैन इन येलो के प्रभाव में मानना होगा। टैबिथा पहली बार जेड से ठीक से बात करती है उस घटना के बाद जब उसने कहा था कि उसके पति की जगह जेड को मरना चाहिए था। वह माफी मांगती है और पूछती है कि उस दिन वह ईथन के साथ जंगल में क्यों था। ईथन एक जगह पर विश्वास करता है जिसका नाम है लेक ऑफ टीयर्स। उसका कहना है कि यह ऐसी जगह है जहां घायल लोग ठीक हो सकते हैं। एपिसोड 402 के अंत में ईथन के पिता जिम ने उसे यही जगह ढूंढने को कहा था और इस एपिसोड के अंत तक शायद हमें ऐसी एक झील मिल भी जाती है। लेकिन मैं अभी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूँ, उस पर थोड़ी देर में बात करेंगे। यही जेड मशरूम भी खा लेता है। मैंने कभी मशरूम नहीं लिया, इसलिए नहीं जानता कि असर होने में कितना समय लगता है, लेकिन इस पूरे एपिसोड में जेड पर कोई खास असर दिखाई नहीं देता। ट्रेलर वाले हिस्से में मेरी एक थ्योरी है कि आगे क्या हो सकता है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने ईथन को रेडियो पर अपने मृत पिता से बात करने की कोशिश करते देखा, और उससे भी ज्यादा दुख तब हुआ जब उसने यह बात अपनी माँ से छिपा ली। टैबिथा यहाँ बहुत समझदारी दिखाती है। वह ईथन से यह नहीं कहती कि यह सब तुम्हारे दिमाग का भ्रम है। इसके बजाय वह उसके साथ लेक ऑफ टीयर्स की तलाश पर चलने का फैसला करती है। कम से कम इससे वह उस पर नजर रख पाएगी। लेकिन बाद में वह डोना से कहती है, जब ईथन को सच पता चलेगा कि उसका पिता कभी वापस नहीं आएगा, तब वह क्या करेगी? यहाँ कोई आसान जवाब नहीं है, और इसी भावनात्मक उलझन के बीच उसका दूसरा बच्चा जूली जंगल में एक बड़े आदमी के साथ दौरे झेल रही है। पिछले एपिसोड में जूली ने रैंडल को मैथ्यूज के ढहे हुए घर के नीचे भेजा था ताकि वह ईथन की किताबें निकाल सके। उसे लगता है कि शायद इन किताबों में उसकी स्टोरी वॉकिंग की शक्ति के बारे में कोई सुराग हो। दो किताबें खास तौर पर अहम हैं, द एडवेंचर्स ऑफ द ग्रैंड गुलागोग और फ्लाइट ऑफ द क्रोमन। फ्लाइट ऑफ द क्रोमन ज्यादा शहर और घर लौटने वाली बड़ी यात्रा से जुड़ी लगती है, जबकि द एडवेंचर्स ऑफ द ग्रैंड गुलागोग सीधे स्टोरी वॉकिंग से जुड़ी हुई है। आज हम उसी पर ध्यान देंगे। रैंडल जो पन्ना पढ़ता है उसमें स्टोरी वॉकर फ्रेड नाम के एक एलिवेटर रिपेयरमैन की कहानी है। जूली की तरह वह भी समय की कहानियों में चल सकता है। अगर जूली स्टोरी वॉकर फ्रेड है तो क्या रैंडल गुलागोग हो सकता है? गुलागोग देखने में डरावना राक्षस है, लेकिन असल में वह दोस्ताना है। रैंडल भी लोगों को डरावना लगता है, खासकर उसके चेहरे के निशान की वजह से, लेकिन जूली के साथ वह नरम और भरोसेमंद है। कहानी में फ्रेड और गुलागोग अक्सर बगीचे में टहलते हैं और जूली और रैंडल अक्सर जंगल में साथ चलते हैं। यह भी दिलचस्प है कि वहाँ छोटे मशरूम बने हुए हैं, और क्या आपने ध्यान दिया, वह पेड़ काफी हद तक उसी निशान जैसा लगता है जो टैलिस्मन और गुफा की पेंटिंग्स में दिखाई देता है। टैबिथा बीच में आती है और उसे लगता है कि शायद इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। वह रैंडल को साफ शब्दों में कहती है कि मेरी बेटी से दूर रहना। इसके बाद जूली और रैंडल स्टोरी वॉकिंग को लेकर एक नई थ्योरी बनाते हैं। अब तक हर बार जूली जब भी स्टोरी वॉक करती है वह अलग अलग समय में पहुंच जाती है। जूली इन्हें चैप्टर्स कहती है, लेकिन अगर वह तय कर सके कि किस चैप्टर में जाना है तो शायद वह कहानी को नियंत्रित कर सके। इसके लिए उसे एक बुकमार्क बनाना होगा। जूली फिर से रैंडल से कहती है कि वह उसकी निगरानी करे। वह खंडहर की सीमा पार करती है और समय के किसी दूसरे बिंदु में चली जाती है। किताब के निर्देशों के मुताबिक उसे एक कागज मोड़ना है, अतीत में जाकर उस पर स्टोरी वॉकर का गुप्त निशान बनाना है, उसे वहीं गिराना है और फिर वर्तमान में लौट आना है। अगर यह काम कर गया तो अतीत और वर्तमान के बीच एक स्थायी संबंध बन जाएगा। जूली की उम्मीद है कि बाद में वह उसी तरीके से किसी खास चैप्टर का नाम लिखकर वहां जा सकेगी और शायद अपने पिता को बचा पाएगी। याद कीजिए, सीजन 3 के अंत में उसने यही करने की कोशिश की थी। और एक छोटी लेकिन बहुत अहम बात, हम देखते हैं कि जूली अपने बाल उसी तरह काटती है जैसे सीजन 3 के अंत में उसका भविष्य वाला रूप दिखा था। यानी हम धीरे धीरे उसी क्षण के करीब पहुंच रहे हैं। यही शायद उसके बुकमार्क के असफल होने की वजह छिपी है। अभी जो जूली हमारे सामने है यह पहली जूली नहीं है। भविष्य में कहीं एक दूसरी जूली पहले ही यह सब कर चुकी है। वही जूली जिसे हमने सीजन 3 के अंत में देखा था, और जैसा ईथन और मैन इन येलो दोनों कह चुके हैं, जो कहानी एक बार लिखी जा चुकी हो उसे बदला नहीं जा सकता। अब आप सोच सकते हैं, लेकिन जूली ने पहले भी तो भविष्य बदला था, जैसे जब उसने बॉयड के लिए रस्सी नीचे फेंकी थी। लेकिन शायद ऐसा नहीं था। जब बॉयड सीजन 1 के अंत में उस पेड़ से होकर गया और काल कोठरी में पहुंचा, तब वह वर्तमान में नहीं था, वह उसी समय में पहुंचा था जहां जूली मौजूद थी। इसलिए जूली ने कुछ बदला नहीं था, वह हमेशा से कहानी का हिस्सा थी। जूली सीमा पार करती है और पिछली पीढ़ी के नरसंहार वाले दिन पहुंच जाती है। वही घटना जिसमें छोटे विक्टर की जान बची थी। लेकिन इस बार हमें कुछ
नया दिखाई देता है। मैन इन येलो एक लाश के पास झुका हुआ है। यह पहली बार है जब वर्तमान वाली जूली उसे देख रही है और शायद पहली बार मैन इन येलो भी उसे देख रहा है। यह बात अभी साफ नहीं है। एक और बड़ा अंतर भी दिखता है। मोटेल का नाम स्टार मैजिक अभी भी मौजूद है। वर्तमान में वह नाम गायब है। इसका मतलब सीजन 1 की शुरुआत से पहले किसी समय वह निशान नष्ट हो गया। जूली जल्दी से कागज पर निशान बनाती है और ठीक समय पर उसे जमीन पर गिरा देती है। रैंडल उसे वापस खींच लेता है, लेकिन लौटने पर उसे पता चलता है कि योजना काम नहीं कर पाई। फिर भी हम जानते हैं कि वह यही नहीं रुकने वाली। आगे चलकर वह अपने पिता की मौत वाले क्षण तक पहुंचेगी। मेरे हिसाब से इसका मतलब है कि किसी न किसी समय बुकमार्क सचमुच काम करेगा। एक और छोटी बात मैंने देखी, किताब में जो गुप्त निशान है वह बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा जूली बनाती है, और डर की वजह से ऐसा भी लगता है कि उसने कागज की मोड़ वाली जगह पर निशान नहीं बनाया, जबकि उसने खुद कहा था कि ऐसा करना जरूरी है। हो सकता है ये सिर्फ छोटे प्रोडक्शन बदलाव हों। ईमानदारी से कहूँ तो शो में बुकमार्क वाला हिस्सा थोड़ा उलझा हुआ लगा। अगर आपको इसकी कोई आसान व्याख्या समझ आती हो तो कमेंट में जरूर बताइए। एलिस फातिमा से विदा लेता है। केनी को घर फोन करने की जिम्मेदारी मिलती है। डोना, टैबिथा और ईथन उसके साथ सेटलमेंट की तरफ निकलते हैं। याद रखिए, यही वह जगह है जहाँ की फसल ने पूरे शहर को खाना दिया था जब सीजन 3 में बाकी फसल खराब हो गई थी, और फातिमा को वही फसल सबसे स्वादिष्ट लगी थी। फातिमा की बात करें तो उसने एल्जिन से खूब मेहनत करवाई। वैसे अपहरण के बाद इतना तो बनता था। पूरे एपिसोड में हम देखते हैं कि फातिमा मिट्टी का एक बड़ा ढेर बना रही है। वह बॉयड से कहती है कि वह एक गोलेम बना रही है। धार्मिक लोक कथाओं में गोलेम मिट्टी से बना विशाल रक्षक होता है, आशा का प्रतीक। केनी को फातिमा की मानसिक हालत की चिंता है, लेकिन बॉयड सोचता है कि अगर इससे उसे संभलने में मदद मिल रही है तो उसे जारी रहने देना चाहिए। फातिमा कहती है कि उसे अपने और स्माइली के बीच एक संबंध महसूस होता है। यह दो तरफा रिश्ता है। वह उसकी भावनाएं महसूस कर सकती है और वह उसकी, और क्योंकि स्माइली उसके डर से आनंद लेता है, फातिमा कुछ ऐसा बना रही है जो उसका डर कम कर सके। हेनरी विक्टर की पेड़ों का नक्शा बनाने में मदद करता है। सीजन 1 में ईथन ने भी यही काम किया था। विक्टर का मानना है कि पेड़ अपनी जगह बदलते रहते हैं। शायद यही वजह है कि डेल उसी पेड़ से होकर जाने के बाद मोटेल के पूल की दीवार में फंस गया था, जबकि टैबिथा उसी रास्ते से लाइट हाउस पहुंची थी। मैन इन येलो की झलक अभी भी विक्टर के दिमाग में है। वह हेनरी को उस जगह ले जाता है जहां उसने उसकी तस्वीरें दफन की थी। उनमें एक तस्वीर ऐसी है जिसमें मैन इन येलो बोतल वाले पेड़ के पास उसकी मां को खा रहा है। पिछले एपिसोड में बॉयड अपनी पत्नी एबी की कब्र के पास था, तभी उस पर एक ज़ॉम्बी जैसा हमला हुआ था। मुझे नहीं लगता वह सचमुच कोई ज़ॉम्बी था। यह ज्यादा उसके मन के भीतर की घटना लगती है। उससे ठीक पहले बॉयड ने मदद मांगी थी और उसे सचमुच एक मदद करने वाला हाथ मिला। शायद इसी वजह से वह एबी की यादों वाला डिब्बा खोलता है। उसमें एक चिट्ठी है जो मिस्टर फिश एंड लोव्स के नाम है। यह सेना के दिनों में बॉयड का उपनाम था, और यह बाइबल की उस कहानी की ओर इशारा है जहाँ थोड़ी सी रोटी और थोड़ी सी मछली हजारों लोगों के लिए काफी हो गई थी। जैसे ईसा लोगों के रक्षक और पालनहार थे, वैसे ही बॉयड भी इस शहर का सहारा है। एक चीज खास ध्यान खींचती है, एक अंगूठी। मुझे लगता है यह कभी उसकी पत्नी की रही होगी। उसके अंदर अनंत का निशान बना है। यह पहली बार नहीं है जब हमने यह प्रतीक देखा हो। सीजन 1 की गुफा वाली पेंटिंग्स में भी यही चिन्ह था, और शायद यही पूरे शो के बार बार दोहराते चक्र का संकेत है। एपिसोड के अंत में बॉयड कॉलोनी हाउस की सीढ़ियां उतर रहा होता है, तभी वही अंगूठी जैसे कहीं से गिरती है। उसके अंदर वही अनंत चिन्ह बना है। वह वापस यादों वाले डिब्बे तक जाता है। वह नई अंगूठी मेज पर रखता है और देखता है कि पुरानी अंगूठी अभी भी डिब्बे में मौजूद है, लेकिन जब वह वापस मेज की तरफ देखता है तो वह गायब हो चुकी होती है। हम जानते हैं कि स्टोरी वॉकिंग के जरिए लोग अचानक प्रकट और गायब हो सकते हैं, तो क्या वस्तुओं के साथ भी ऐसा हो सकता है? क्या कोई भूत, कोई दूसरी समय रेखा का किरदार बॉयड से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, जैसे वही शक्ति जिसने मैथ्यूज के घर में अलमारियां खोली थी? मुझे लगता है ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हैं, और शायद जो भी है वह बॉयड की मदद करना चाहता है। शायद उसकी पत्नी से जुड़ा कोई संकेत, शायद अनंत के चिन्ह से जुड़ा कोई संदेश, या शायद दोनों। इस सीजन में डोना को अभी तक ज्यादा जगह नहीं मिली थी, लेकिन टैबिथा के साथ उसका छोटा सा भावुक संवाद मुझे बहुत अच्छा लगा। वह ईथन और जूली के करीब आ चुकी है और वह नहीं चाहती कि वे अपनी माँ के बिना बड़े हों। एक बात मुझे थोड़ा डरा गई। वह कहती है, अगर किसी को अपनी जान जोखिम में डालकर कोई बेवकूफी करनी होगी तो वह मैं होंगी, तुम नहीं। मुझे लगता है यह आने वाले बलिदान का संकेत हो सकता है। शायद डोना टैबिथा को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दे। सेटलमेंट की तरफ जाते हुए उन्हें टूटा हुआ पंख वाला एक पक्षी मिलता है। यह अजीब है क्योंकि इस शहर में आम तौर पर सिर्फ कौवे ही दिखाई देते हैं। ईथन उसे अपने साथ ले जाता है। उसे भरोसा है कि लेक ऑफ टीयर्स उसे ठीक कर देगा। डाइनर में क्रिस्टी और मारियल सोफिया के विश्वास पर बात करते हैं। मारियल कहती है, अगर तुम्हें यह सबूत चाहिए कि कोई हमारी परवाह नहीं करता तो इस जगह से बड़ा सबूत नहीं मिलेगा। हमें बाका भी काफी समय बाद दिखाई देती है। वह सारा से पूछती है कि क्या वह फिर से डाइनर में काम करना चाहेगी। शायद यही उसका अगला
रास्ता हो। एपिसोड का अंत उस झील के किनारे होता है जो सेटलमेंट के पास है, लेकिन असली सवाल यही है, क्या यही लेक ऑफ टीयर्स है? डोना और टैबिथा घायल पक्षी पर पानी डालते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता चलता कि वह ठीक हुआ या नहीं, क्योंकि तभी शहर का एक आदमी रोजर वहाँ एक रस्सी देख लेता है और जैसा कि ऐसे रहस्यमय हालात में लोग अक्सर करते हैं, वह रस्सी खींच देता है। पानी से सड़ी हुई समुद्री घास जैसा कुछ बाहर आता है और उसके साथ कुछ ऐसा भी जो लाशों जैसा दिखता है। हमें साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अंदाजा है उन्होंने क्या खोजा है और उसके लिए हमें ट्रेलर वाले हिस्से में जाना होगा। यह वही चीज है जो झील से बाहर आती है। ऊपर बाईं तरफ सेटलमेंट की पत्ता गोभी दिखाई देती है। एलिस भी वहाँ मौजूद है। समुद्री घास से ढकी हुई डरावनी आकृतियाँ नजर आती हैं। यही वही आकृतियाँ हैं जिन्हें हम आगे चलकर केबिन्स पर हमला करते देखेंगे। लगता है सब लोग रात वहीं रुकेंगे। अगर यही सचमुच लेक ऑफ टीयर्स है तो यह बहुत बुरा संकेत है। ईथन शायद यही सोचेगा कि पापा ने मुझे ऐसी झील तक क्यों भेजा जहाँ डरावने जीव हमला करते हैं। और एक और बात, लेक ऑफ टीयर्स तक पहुँचने से पहले स्पाइडर वेब फॉरेस्ट आना चाहिए था, लेकिन वे वहाँ से होकर नहीं गुजरे। ट्रेलर में हम बॉयड को कॉलोनी हाउस के बेसमेंट में देखते हैं। इस एपिसोड में औस्टा नहीं दिखी। हो सकता है उसने या बॉयड ने उस अनंत चिन्ह के बारे में कुछ नया पाया हो। जेड भी उसी कपड़ों में टनल्स में दिखाई देता है जिनमें उसने मशरूम खाए थे। बहुत संभव है कि यही उसके सफर की शुरुआत हो। शायद वहीं उसे वह रहस्यमय लड़का दिखे और वही जीव भी उन पत्थर की पट्टियों के पास जहां अनकुई बच्चों की बलि दी गई थी। अब मैं बात आपको सौंपता हूं। आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? अपनी थ्योरीज और विचार नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरे और भी विचार सुनने हैं तो मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अगली बार तक याद रखिए, डैडी तुमसे बहुत प्यार करता है।